आज हम एक बहुत ही पावरफुल किताब लोन से आज़ादी में बताई गई एक यात्रा को समझने वाले हैं। और ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उस दिमागी गुलामी से बाहर निकलने की, जिसमें आज न जाने कितने लोग फंसे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सफ़र कैसा था। इस किताब की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो सीधा दिमाग पर चोट करता है। हम सब तो यही सोचते हैं ना कि ईएमआई, अरे वाह कितनी अच्छी सुविधा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये कहीं हमारी आज़ादी की कीमत तो नहीं? ये किताब बस यही सवाल उठाकर हमें झिंझोड़ देती है और कर्ज को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जाल, ये ट्रैप बनता कैसे है? कोई एक दिन में तो इसमें नहीं फंसता। इसकी शुरुआत होती है हमारे समाज के दबाव से और उन मार्केटिंग ट्रिक्स से जो हमें धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और हम कर्ज के दलदल में धंसते चले जाते हैं। और इसकी जड़ में है एक बहुत ही कॉमन सी फीलिंग, लोग क्या कहेंगे। मतलब समाज में अच्छा दिखना है, स्टेटस मेंटेन करना है। इसी दिखावे की भूख हमें वो चीज़ें खरीदने पर मजबूर कर देती है जिनकी शायद हमें ज़रूरत भी नहीं होती। लेखक ने अपना खुद का किस्सा बताया है। ऑफिस में किसी दोस्त का नया फ़ोन देखा और बस मन में फोमो जाग गया। फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे क्रेडिट कार्ड निकाला और स्वाइप। और उसके बाद जो होता है वो कहानी लगभग हर किसी की है। पहली सैलरी 35,000 रुपए। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन देखते ही देखते फ़ोन की ईएमआई, बाइक की ईएमआई, दूसरे लोन्स, ये सब मिलकर सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निगल जाते हैं। और यही लेखक की हकीकत बन चुकी थी। सोचिए, 35,000 में से 18,500 तो सीधे ईएमआई में कट जाते थे। हाथ में बचते थे सिर्फ 16,500 रुपए पूरे महीने के खर्चे के लिए। ये जो लाइन है ना, ये इस किताब की आत्मा है। लेखक कहते हैं, मेरी जंजीरें लोहे की नहीं थी, वो तो डिजिटल थी। हर महीने फ़ोन पर जो ईएमआई ड्यू का मैसेज आता था ना, वो एक हथौड़े की तरह लगता था। वो मैसेज याद दिलाता था कि वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि बैंकों के लिए कर रहे हैं। एक तरह के मॉडर्न स्लेव जो अपनी नौकरी से नफरत तो करता है लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ईएमआई तो भरनी है। लेकिन फिर हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक रात लेखक ने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि आज वो अपनी असलियत का सामना करेंगे। और यकीन मानिए, वो रात, उस रात जो नंबर सामने आए, उन्होंने सच में उनकी रूह कंपा दी। उन्होंने अपने सारे बिल, सारे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, सब कुछ जमीन पर फैलाया और जब टोटल किया तो आंकड़ा सामने आया, 7.5 लाख रुपए। सिर्फ 25 साल की उम्र में 7.5 लाख का कर्ज। क्रेडिट कार्ड, बाइक लोन, पर्सनल लोन, ये एक ऐसा भयानक सच था जिससे वो अब तक भाग रहे थे। और इसी हिसाब किताब के दौरान उन्हें एक बहुत बड़े स्कैम का पता चला, मिनिमम अमाउंट ड्यू का जाल। हम में से कई लोगों को लगता है ना कि चलो मिनिमम भर दिया तो टेंशन खत्म। उन्हें भी यही लगता था, लेकिन असली गणित तो कुछ और ही था। अगर वो सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहते तो 50,000 रुपए का कर्ज चुकाने में पता है कितना टाइम लगता? पूरे 15 साल। और ब्याज कितना चाहता? 2 लाख से भी ज्यादा। मतलब ये तो सीधी सीधी लूट थी। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है? अब बात करते हैं उस बैटल प्लान की, उस रणनीति की जिसे अपनाकर लेखक ने इस कर्ज के राक्षस से लड़ाई लड़ी। चलिए देखते हैं कि ये प्लान क्या था। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार था एक सर्वाइवल बजट। उन्होंने जो पॉपुलर 50-30-20 का रूल है ना, उसे उठाकर फेंक दिया और एक नया एकदम रैडिकल रूल बनाया। 70% इनकम जाएगी सीधे जरूरतों और कर्ज चुकाने में, 25% जाएगी इमरजेंसी फंड बनाने में और अपनी मौज मस्ती, अपनी चाहतों के लिए सिर्फ 5%। सुनने में बहुत मुश्किल लगता है ना, लेकिन ये एक जरूरी कदम था। अब अगला सवाल था, इतने सारे लोन हैं तो पहले कौन सा चुकाएं? इसके लिए 2 फेमस मेथड है। एक है डेट स्नोबॉल, मतलब सबसे छोटे लोन पर पहले अटैक करो, उसे खत्म करो। इससे क्या होता है, एक छोटी सी जीत मिलती है, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है। और दूसरा है डेट एवलांच। ये कहता है कि भाई मैथ्स पर ध्यान दो, जिस लोन पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है पहले उसे खत्म करो ताकि पैसे बचे। लेखक ने चुना स्नोबॉल मेथड क्योंकि उस वक्त उन्हें गणित से ज्यादा एक जीत की, एक उम्मीद की जरूरत थी। अच्छा, कर्ज चुकाते चुकाते कहीं फिर से कर्ज ना लेना पड़ जाए, इसके लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच बनाना बहुत जरूरी है। और वो है इमरजेंसी फंड। इसे बनाने के 3 सिंपल स्टेप्स बताए गए।
पहला, एक छोटा सा 25,000 रुपए का स्टार्टअप फंड बनाओ ताकि छोटी मोटी इमरजेंसी निपट जाए। फिर धीरे धीरे उसे इतना बड़ा करो कि वो 6 महीने के जरूरी खर्चों को संभाल सके। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, इस पैसे को रखो ऐसी जगह जहां से निकालना आसान हो, पर इतना भी आसान नहीं कि जरा सा मन किया और निकाल के खर्च कर दिया। देखिए, कर्ज चुकाना तो जंग का सिर्फ पहला हिस्सा है। असली आजादी वो तो तब मिलती है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, कर्ज से आजादी के बाद दौलत बनाने का सफर। और यहाँ पर वॉरेन बफेट का ये कोट, इसने लेखक की पूरी सोच ही पलट दी। सिर्फ एक सैलरी पर टिके रहना, ये तो गरीबी से बस एक कदम दूर रहने जैसा है। सोचिए, अगर वो नौकरी चली गई तो सब खत्म। इसलिए असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इनकम के और भी रास्ते बनाना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल है, ये एक्स्ट्रा इनकम आएगी कहाँ से? किताब में इसके लिए कई प्रैक्टिकल आइडियाज दिए गए हैं, जिन्हें साइड हसल कहते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग हो गई, राइटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेखक ने क्या किया, उन्होंने अपनी कोडिंग स्किल्स को यूज किया और फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, और वहां से जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता था वो सीधा जाता था उनके डेट स्नोबॉल में। इससे कर्ज चुकाने की स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ गई। और जब कर्ज खत्म हो जाए और पैसा बचने लगे तो उसे सिर्फ बचाना नहीं है, उसे काम पर लगाना है। और यहीं आता है दुनिया का 8वां अजूबा, कंपाउंडिंग का जादू। इस चार्ट को देखिए, कितना कमाल का है। इन्वेस्टर ए जो 25 की उम्र में शुरू करता है और इन्वेस्टर बी जो 10 साल बाद 35 में शुरू करता है, दोनों बराबर पैसे लगा रहे हैं, लेकिन आखिर में देखिए ए के पास कितना ज्यादा पैसा है। यही पावर है कंपाउंडिंग की। इसीलिए कहते हैं इन्वेस्टिंग शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल नहीं, आज है। तो ये पूरा सफर, ये सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का हिसाब नहीं था, ये सफर था आजादी के असली मतलब को समझने का। चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से पर चलते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता, आखिर है क्या ये चीज? क्या इसका मतलब है कि बैंक में करोड़ों रुपए हों, या कोई महंगी सी गाड़ी हो, या कुछ और? किताब एक बहुत ही गहरी बात कहती है। असली आजादी का मतलब लग्जरी नहीं है। असली आजादी का मतलब है चॉइस होना, विकल्प होना। मतलब जिंदगी के बड़े फैसले अपनी मर्जी से लिए जा सकें, न कि किसी ईएमआई या सैलरी के दबाव में। सच तो ये है कि असली आजादी है अपने वक्त का मालिक होना, क्योंकि जब तक किसी पर कर्ज है तब तक उसका वक्त उसका अपना नहीं, बैंक का है। और फिर सालों की मेहनत के बाद वो पल आता है, वो दिन जब लेखक ने अपनी आखिरी ईएमआई चुकाई और बैंक से मैसेज आया, कंग्रेचुलेशंस, योर लोन अकाउंट इज सक्सेसफुली क्लोज्ड। लेखक लिखते हैं कि उस दिन वो रोए, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे, ये आंसू थे एक बहुत लंबी और मुश्किल जंग जीतने के। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि आज़ादी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफ़र है। और ये सफ़र शुरू होता है सिर्फ एक फैसले से, एक छोटे से कदम से। तो सवाल बस इतना है कि वो पहला कदम क्या होगा?